हेलो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है हेल्महोल्ट्ज कॉइल। सबसे पहले ये बात ध्यान रख लें कि सीबीएसई के स्टूडेंट्स के टॉपिक नहीं है, ये आरबीएसई के स्टूडेंट्स के है टॉपिक का नाम क्या है? हेल्महोल्ट्ज कॉइल। हेल्महोल्ट्ज कॉइल होता क्या है, इसको समझने के लिए आप इस तरह से देखिए। आपके पास दो एक जैसी ही सर्कुलर कॉइल्स हैं, सेम एक जैसी आइडेंटिकल। जैसे मान लीजिए एक ये इस तरह से है ना, यानी ये एक ऐसे जिस तरह से ये कॉइल है ऐसे यूं इस तरह से, और दूसरी एक इस जैसी ही यहां है ऐसे, ये यूं है और एक ऐसे है यूं। दो फ्रेम है आपके पास, एक फ्रेम ये और एक ये इस तरह से, और इसकी रेडियस जितनी है उतनी ही इसकी रेडियस है इस तरह से, और एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे रख दी जाए। यदि इसकी रेडियस r है तो इनके बीच की डिस्टेंस भी क्या रख दी जाए, r। इसकी भी रेडियस क्या होगी, r। ये दो फ्रेम्स हैं। अब आपने इंसुलेटेड कॉपर वायर लिया यहां से यूं, और उस वायर को इस पे वाइंड अप करना शुरू कर दिया इस तरह से, यूं वाइंड करते गए इस तरह से, और वाइंड करने के बाद में उस वायर को आप यहां ले आए। यहां लाने के बाद में जितने टर्न्स इस पे लिए उतने ही टर्न्स आप इस पे लेते गए इस तरह से, और यहां ले आए। तो ये जो कॉइल बनी, इन दोनों कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स सेम रखे हैं, दोनों कॉइल्स आइडेंटिकल हैं, दोनों में फ्लो होने वाला करंट भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। कहीं आप पैरेलली तो नहीं सोच रहे, क्योंकि वायर तो एक ही है ना, तो करंट भी क्या होगा, सेम होगा। इस तरह की जो अरेंजमेंट है टू कॉइल्स का, इनको बोलते हैं हम हेल्महोल्ट्ज कॉइल। हेल्महोल्ट्ज कॉइल बेसिकली काम क्या होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना, ये काम है हेल्महोल्ट्ज कॉइल का। अब देखिए, सबसे पहले अपन इसको ये देख लेते हैं कि यहाँ पे दो क्या बनानी है आपको, आइडेंटिकल कॉइल्स। ये जैसे मान लीजिए ये मैं एक कॉइल बना रहा हूं जिसकी रेडियस क्या है, r है, और दूसरी कॉइल यहां से जैसे इसके सेंटर से लेके और ये यहां बना देते हैं। इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, r है, और दोनों ही क्या है, कॉक्सियल है, यानी दोनों का एक्सिस क्या है, सेम है। ये जो डिस्टेंस है वो क्या बता रहे आप, r इसकी रेडियस, और ये जो है ये रेडियस है ना, ये इनके बीच के डिस्टेंस है ना। अच्छा, ये रेडियस भी कितनी है, r है, कॉक्सियल होगी और आइडेंटिकल भी होगी। अच्छा, दोनों में आप ये कह रहे हो कि इस तरह से वायर को वाइंड किया गया है इस तरह से यूं, तो ये वायर यहां किस में आएगा, सीरीज में आएगा, है ना। ये जो वायर है ये यहां इस तरह से, और इस पे भी वाइंड हो गए, ये इस तरह से वाइंड होते हुए ये यहां, है ना। तो ये हो गए आपके ए और बी कह दें टर्मिनल्स। अच्छा, इसमें यदि करंट यूं फ्लो कर रहा है तो इसमें भी करंट की डायरेक्शन यूं ही होगी, और दोनों में करंट भी क्या होगा, सेम होगा। ये जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी, दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, वो होगी r। तो ये मैं r लिख रहा हूं। कॉइल के इस तरह की जो अरेंजमेंट को ही हम क्या कहते हैं, हेल्महोल्ट्ज कॉइल कहते हैं। दोनों आइडेंटिकल होनी चाहिए, है ना, बिल्कुल दोनों एक जैसी आइडेंटिकल कॉइल्स, है ना। अब देखो यहां से ये यूं वायर। अब देखिए, सबसे पहले फर्स्टली इसके बारे में लिख लेते हैं, फिर इसके बात करते हैं मैथमेटिकल एनालिसिस की। लिखने के लिए देखो, अच्छा, दोनों में करंट की डायरेक्शन क्या बतानी है आपको, सेम बताने है ना। ये r ही है, ये करंट I है इसमें, तो इसमें भी करंट क्या होगा, I ही होगा। अब इसके बारे में लिख लेते हैं, होता क्या है, टू कॉक्सियल आइडेंटिकल कॉइल्स। इसमें देखो, टू कॉक्सियल आइडेंटिकल कॉइल्स, आइडेंटिकल मीन्स एक जैसी ही है, और कॉक्सियल मीन्स इन दोनों का एक्सिस क्या है, सेम है
है ना, मैग्नेटिक कॉइल्स हैं ये, है ना, आर प्लेस्ड सिमेट्रिकली, आर प्लेस्ड सिमेट्रिकली, सिमेट्रिकली रखा गया है इनको, सिमेट्रिकली कहां, देखो अलोंग ए कॉमन एक्सिस, अलोंग ए कॉमन एक्सिस एंड are separated by a distance, कितना सेपरेट किया गया है इनको, separated by a distance equals to their radius, है ना, कितने डिस्टेंस से इनको अलग रखा गया है और उनकी जो रेडियस है उतने डिस्टेंस से उनको क्या रखा गया है, अलग रखा गया है। एंड ईच कॉइल कैरी इक्वल करंट या सेम करंट, ईच कॉइल कैरी इक्वल करंट, है ना। These such type of coils are known as, इन coils को ही क्या बोलेंगे, इक्वल करंट in the same direction are called Helmholtz coils, Helmholtz coils, इन coils को ही हम बोलेंगे Helmholtz coils। काम क्या है इन कॉइल्स का, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना, है ना। तो हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स आर यूज्ड, हेल्महोल्ट्ज बताऊंगा कैसे, कॉइल्स आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए इनको काम में लिया जाता है। और ये एक एज ए साइंटिफिक एपरेटस भी काम में लिया जाता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करने के लिए। एंड इट कैन बी यूज्ड एज ए साइंटिफिक apparatus for cancelling the magnetic field of the earth, magnetic field of the अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करने के लिए। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, क्योंकि आपने यहां लिखा है कि इट इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी यूनिफॉर्म का मतलब आपने ये देखा था, यदि कोई एक कॉइल थी तो इससे जैसे जैसे दूर जा रहे थे इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा था, कम हो रहा था। क्या वो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म था? नहीं, इसके सेंटर में सबसे ज्यादा और दूर जा रहे थे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा था, कम हो रहा था। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मान लो आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो ये कॉइल किस तरह से आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देंगी, किस तरह से ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। एक बात समझ गए होंगे, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों में फ्लो होने वाला करंट भी क्या है, सेम है, दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स भी क्या है, सेम है, दोनों में करंट की डायरेक्शन भी सेम है। तो दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगी उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा, डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम होगी, है ना। सो ये आपने लिख लिया शायद। अब ये लिख लिया तो हम बात करते हैं कि किस तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। किसी एक का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं और दूसरी का मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, उतना ही होगा, बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। दोनों की दोनों किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में। तो आगे हम लिख सकते हैं एज बोथ coils are identical and
connected in series, and in series the current through each coil will be the same, हर एक कॉइल से फ्लो होने वाला करंट क्या होगा, सेम होगा। अब हम बात कर रहे हैं कि करंट फ्लो हो रहा है तो क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड। किसी एक कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट, इस पॉइंट पे ये मिड पॉइंट, इधर जाएंगे तो इस वाले का मैक्सिमम होगा लेकिन इस वाले का मिनिमम। जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे इसका मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा तो इसका इंक्रीज, यानी दोनों का रहेगा कांस्टेंट। आप यहां जा रहे हैं तो इसका खुद का ज्यादा है और इसका कम है, इधर गए तो इसका कम हुआ लेकिन इसके नजदीक आ रहे हैं तो इसका इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। यहाँ पे दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, इधर जाएंगे तो इस वाले का कम हो जाएगा लेकिन इस वाले का ज्यादा, लेकिन इन दोनों का सम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईच कॉइल, या फर्स्ट कॉइल लिख लें, है ना, दोनों आइडेंटिकल है तो दोनों का सेम ही होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड है एट पॉइंट एम ये पॉइंट है, एम पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होता है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन टर्न्स है यदि तो, है ना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। कहां पे होता है, एक्सेस पे, और एम पॉइंट कहां है, कॉइल के एक्सेस पे है। लेकिन यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है, ये कंप्लीट आर है, ये जो आप आर बता रहे हो तो ये वाली जो वैल्यू है वो कितनी होगी, r/2। तो ये सोल्व करते हैं आप तो वो सेम एक्सप्रेशन जो लास्ट क्लास में आपने किया था, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, यह एक्स की वैल्यू ये देखिए मैं यहाँ लिख देता हूं कि जो एक्स की वैल्यू है यहाँ पे, एक्स की वैल्यू r/2 है ना, तो r/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2। और ये इस तरह से जो सोल्व होगा, 2 भी तो था एक्सप्रेशन में, फॉर्मूला में 2, तो ये हो जाएगा n म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू, ये देखो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 की पावर 3/2। अब इसको आप लिख सकते हैं क्या, n म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, है ना, ये हो गया 2 इंटू, है ना, 5r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 की पावर 3/2। अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट का है उतना ही सेकंड का आएगा, पहले फर्स्ट का सोल्व कर लो आप। तो ये आ जाएगा n इंटू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 5 की पावर 3/2, आर स्क्वायर की पावर भी 3/2 और 4 की पावर भी 3/2 ऐसे लिख सकते हैं, या n म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 की पावर 3/2 को लिख सकते हैं 5√5, और ये देखो कैंसिल होके क्या बचेगा, r की क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा। और इसको लिख सकते हैं आप क्या, 4√4 जो कि 8 बन जाएगा और ऊपर चला जाएगा, तो ये होगा 8n म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 5√5 इंटू 2r, ऐसे लिख सकते हैं। ये वैल्यू जो लास्ट क्लास में आपको बताई थी लगभग 0.72 में, यदि एग्जैक्ट वैल्यू निकालें हम तो ये आती है 0.716। और ये कहाँ का मैग्नेटिक फील्ड है, सेंटर का, है ना, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो ये वैल्यू आई है किसकी, B1 की।
अब इसी तरह से इतना ही मैग्नेटिक फील्ड कौन किसकी वजह से प्रोड्यूस होगा, इसकी वजह से प्रोड्यूस होगा, सेकंड की वजह से, क्योंकि सेकंड कॉइल से भी ये पॉइंट कितनी दूरी पर है, -r/2 या r/2 को कोई भी ले लो, करंट भी उतना ही है, रेडियस भी उतनी ही है, सब कुछ सेम है यानी आइडेंटिकल है। तो सिमिलरली द करंट, ये लिख लिया, ये लिख लिया, नोट कर लिया। अब देखिए सिमिलरली magnetic field due to produce magnetic field due to second coil at point m पॉइंट पे उतना ही होगा जितना कि ये प्रोड्यूस कर रही है, तो उसको हम नाम दे दें B2। अच्छा ये वेक्टर है, खैर नहीं लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन दोनों की क्या होंगी, सेम होंगी। तो वो क्या होगा 0.716 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। सिंस द डायरेक्शन ऑफ both magnetic fields is the same, so the net magnetic field देखो डायरेक्शन सेम होने पर मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का ओबे करता है। वेक्टर सम, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, दोनों इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर सम। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, B इज इक्वल्स टू हो जाएगा B1 प्लस B2, और ये वैल्यू जो है वो आप बता सकेंगे। B1 की वैल्यू कितनी है 0.716 टाइम्स ऑफ BC, और इस दूसरे की है 0.761 टाइम्स ऑफ BC। इनको अपन ऐड करते हैं तो लगभग ये बनता है 1.432 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, या चाहे तो हम ये भी लिख सकते हैं 1.432, और BC की वैल्यू क्या होती है n/μ0I डिवाइडेड बाई 2r, बात एक ही है। या ये लिख दे, यहां तक लिख दे, यहां तक वो भी सही है, यहां तक है ना, ये मैंने एक्स्ट्रा में लिख दिया। अब ये इसी कॉइल को क्या बोला जाता है, हेल्महोल्ट्ज कॉइल बोला जाता है। अच्छा अब हम बात करते हैं इसके ग्राफ की, ये देखेंगे कि किस तरह से क्या वेरिएशन आ रहा है, ये नोट कर लीजिए। देखो ग्राफ लिखिए, अब देखिए इसका ग्राफ में आपके पास दो कॉइल्स हैं इस तरह से, और एक यहां है उसका मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूं, और दूसरा यहां से उससे कितनी दूरी पर है, यहां मैं ले रहा हूं x। यहां देखो ये सेंटर है पहले का। अब इस पहले का मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे क्या होगा, मैक्सिमम जैसे जैसे सेंटर से दूर जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम, इस तरह से यूं ही होगा। और इधर जाएंगे तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ऐसे, यही हुआ। और इसी तरह से मैक्सिमम, दोनों का मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड तो क्या होना है, सेम होना है ये, और यहाँ पे इसका मैक्सिमम होगा इसके सेंटर पे, इसका सेंटर ये है, और सेंटर से इधर जाएंगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड कम होगा इस वाले का, ये इस तरह से, और इधर जाएंगे इसके तो भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब ये देख रहे हैं कॉइल फर्स्ट के लिए, और ये है कॉइल सेकंड के लिए। अब आप ये देख रहे हैं यहाँ मैग्नेटिक फील्ड B है ना, ये B है ये, और ये वो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट जानते ही हो जहाँ मैक्सिमम का 0.72 बन जाता है। ये पहली कॉइल का सेंटर पॉइंट है जिसको मैं नाम दे रहा हूँ C1, और ये दूसरी कॉइल का सेंटर पॉइंट है जिसको मैं नाम दे रहा हूँ C2, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होती है R। अब देखिए यहाँ पे ये क्लियरली हो रहा, आपको क्या क्लियर हो रहा है
क्लियर ये हो रहा है कि जैसे जैसे इधर जा रहे हैं तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, लेकिन इस वाली का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो दोनों का जो सम है वो क्या बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। ये जो रीजन देख रहे हैं ये वाला, इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। यूनिफॉर्म क्यों रहेगा, एक का इंक्रीज होगा तो दूसरी का क्या होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन इन दोनों का जो सम है वो क्या बना रहेगा, कांस्टेंट। अच्छा, जहां हमें अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करना हो, कई बार हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो एक्सपेरिमेंट यदि सक्सेसफुली नहीं हो पा रहा है तो वहां आपको अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना पड़ता है, कैंसिल करना पड़ता है। तो कैंसिल कैसे करता है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना करके, और कैसा मैग्नेटिक फील्ड बना देगा, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल और अपोजिट, जिससे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड उस जगह पे क्या किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। तो हेल्महोल्ट्ज कॉइल का जो एप्लीकेशन है वो है कैंसिलेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करने में। तो ये जो ग्राफ है ये बना लीजिए, यहाँ क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, दोनों का मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड सेम है, यहाँ इस वाले का कम हो जाएगा तो यहाँ ज्यादा है, यहाँ दोनों का मीडियम है, तो उन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड कितना बना रहेगा यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आपका आंसर होगा कितना, 1.432 टाइम्स ऑफ BC मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। वो इतना मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के बीच में बना रहेगा। तो ये ग्राफ बनाइए, फिर न्यूमेरिकल देखते हैं इसका। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलिए, बना लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे मैं लिख देता हूं न्यूमेरिकल, हेल्महोल्ट्ज कॉइल का ही न्यूमेरिकल है। आपको दे दिया गया है नंबर ऑफ टर्न्स, है ना, इन हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन ईच कॉइल, ईच में इक्वल होते हैं, कॉइल इज 25, है ना, एंड रेडियस of each coil is 10 सेंटीमीटर। रेडियस भी आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है, और उससे फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू भी दे दी, एंड द करंट हर एक की 10 सेंटीमीटर होगी। करंट फ्लोइंग देम इज 0.1 एम्पियर। आपको कह दिया क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द कॉइल्स, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड आप किस तरह से निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालने का यही तरीका है, किसी एक कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड आपको पता होना चाहिए और दोनों का मैग्नेटिक फील्ड। देखो आपको यही बताया था मैंने कि जो मैग्नेटिक फील्ड आया था B1, ध्यान हो आपको 0.716 टाइम्स ऑफ BC, और B2 का भी कितना आया था, इतना ही आया था, 0.716 टाइम्स ऑफ BC। सो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड आया था वो कितना आया था, है ना, ये आया था 1.32 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यही आया था। अब देखो 1.432 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, तो आप ये जानते हैं 1.432 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, और ये जो वैल्यू है वो होती है n म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2r। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड यदि नंबर ऑफ टर्न्स n हो तो 1 हो तो होता था म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2r। सो यहां से ये जो वैल्यू 1.432, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है आपको कितना है, 25, और म्यू नॉट की वैल्यू आपको बताई थी कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, और इससे फ्लो होने वाला जो करंट है वो भी आपको गिवन है। करंट की जो वैल्यू है वो कितना है, 0.1 एम्पियर, 0.1 डिवाइडेड बाय ये जो वैल्यू है ये क्या, 2 इंटू R,
आर की वैल्यू कितनी 10 सेंटीमीटर यानी 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। तो ये सोल्व कर लेते हैं हम, तो ये आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड और किस में आएगा टेस्ला में। इसको लिखिए और कैलकुलेट करिए। ये मान लो ये कह दिया आपको न्यूमेरिकल गिवन है, दो एक जैसी ही आइडेंटिकल कॉइल्स दे दी और उनको इस तरह से प्लेस कर दिया, यो इस तरह से है ना, ये इस तरह से प्लेस कर दिया और एक का मैग्नेटिक फील्ड यूं बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड किधर बनता है उसके एक्सिस के अलोंग, और दूसरी ऐसी ही कॉइल है जिसको यू कर दिया, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा इधर, है ना। दो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन में आपको डायग्राम में गिवन है, दोनों की रेडियस क्या है आर, और इससे एक से आपको करंट दे दिया 3 आई और एक से दे दिया आई, और आपको कह दिया कि इन दोनों के सेंटर पर ओ पॉइंट पर फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करिए। मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है वेक्टर, तो एक इसका मैग्नेटिक फील्ड ये वाला है, इसका मैग्नेटिक फील्ड देखो सर्कुलर इस तरह से रखी है, एक कॉइल यूं रखी हुई है, इस तरह से रखी हुई है, इस तरह से यूं, और दूसरी रखी हुई है यूं, यानी ये ऐसे यूं रखी हुई, एक यूं प्लेन में है, एक ये इस प्लेन में है तो दूसरी इस प्लेन में है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके एक्सिस के अलोंग बनता है और इसका यूं एक्सिस बनेगा, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होगा 90, और जब एंगल 90 होता है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस 2b1 b2 cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0 जिसकी वजह से हम लिखते ही नहीं है, ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है। सो फर्स्टली हम निकाल लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इस वाले के कारण इसके सेंटर पे कितना होगा और सेकंड के कारण कितना होगा। तो फर्स्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r, और सेकंड में रेडियस तो वही है लेकिन आई की वैल्यू चेंज है, कितना है √3, है ना, √3 इंटू आई, करंट की जगह पे √3 आई लिखेंगे क्योंकि सेकंड से फ्लो होने वाला करंट कितना है √3 आई है, डिवाइडेड बाय 2r, बिकॉज दोनों की रेडियस क्या है सेम है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना आपको, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, रिजल्टेंट या नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ पॉइंट पर वो होगा b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। ये जो वैल्यू है आपके पास b1 का स्क्वायर देखो क्या होगा, म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर प्लस म्यू नॉट स्क्वायर 3i स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 हो गया ना, डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर का रूट। अब यहां पे आप कैंसिल ले सकते हो किसको, म्यू नॉट स्क्वायर को और i स्क्वायर को और 4r स्क्वायर को, और यहां बचेगा आपके पास में 1 और यहां बचेगा 3, 1 और 3 कितना हो गया 4, है ना, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर 4r स्क्वायर इंटू 4, और 4 से ये 4 कैंसिल। अब ये निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय r, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ये उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन हमें निकालनी हो तो डायरेक्शन यूं होगी ना, और tan थीटा निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर ये अपॉन ये, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय ये, यदि हमें डायरेक्शन पूछी जाती तो उस केस में हम इसको इस तरह से कर सकते थे, तो इस तरह से हम इसका क्या निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। राइट डाउन। देखिए नेक्स्ट थोड़ा सा टॉपिक है जिसमें हमें सिर्फ करंट की डायरेक्शन के लिए बता रहा हूं, पता करनी हो, वैसे मैं बता चुका हूं और उनको हम नोट भी करेंगे जब सारे रूल्स पढ़ लेंगे। देखो पहला टॉपिक का नाम है
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना। अब करंट कैरिंग कंडक्टर एक तो स्ट्रेट हो सकता है, तो फर्स्टली मैं स्ट्रेट के लिए बता रहा हूं। ये जैसे आपके पास में ये ले लिया आपने, एक कोई बोर्ड है ये, है ना, और इसमें यहां से एक होल बना करके आपने यहां से क्या निकाल लिया, कंडक्टर, और ये है आपके पास में कंडक्टर, है ना। और ये इस तरह से इस प्लेन में है, यूं इस तरह से, ये यूं है, ये बोर्ड है और ये कंडक्टर है इस तरह से, और ये इस तरह से। और इस कंडक्टर को किससे जोड़ा गया है, इसको कनेक्ट किया गया है सेल से, ताकि इसमें क्या फ्लो करा सके आप, करंट फ्लो करा सकें इस तरह से, जैसे ये। और जैसे इससे करंट फ्लो हुआ, जैसे मान लो यूं इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा ऊपर की ओर, यहां इस पे हमने आयरन पाउडर डाल दिया यहाँ पे इस बोर्ड पे, और जैसे हमने पाया कि आयरन पाउडर अपने आप को ऐसे इन सर्किल्स में कर लेता है इस तरह से, यानी ये इन सर्किल्स करने का मतलब हुआ कि इसके मैग्नेटिक फील्ड कैसा बना, सर्कुलर। तो ये मैं वैसे भी बता चुका हूं आपको कि आप थंब को किसके डायरेक्शन में रखें, करंट की डायरेक्शन में, करंट ऊपर की ओर था, तो ये जो फिंगर्स हैं ये किसके डायरेक्शन को बताती हैं, मैग्नेटिक फील्ड, यानी इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, सर्कुलर। दूसरा, यदि ये तो स्ट्रेट कंडक्टर था आपके पास में, यदि कंडक्टर स्ट्रेट नहीं होता, जैसे कंडक्टर इस तरह का होता है, ये इस तरह का, तो इसके लिए हम रूल उल्टा काम में लेते हैं। इसमें इन फिंगर्स को किसके डायरेक्शन में लेते हैं, करंट के डायरेक्शन में, और थंब किसको बताता है, मैग्नेटिक फील्ड, है ना, राइट हैंड की बात कर रहा हूं मैं, ये मैग्नेटिक फील्ड इसका, यानी मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर का यूं होता है इस तरह से, है ना, यूं, करंट यूं है तो यूं होगा, और मैग्नेटिक फील्ड वैसे किधर से किधर बाहर होता, मैग्नेट के बाहर, नॉर्थ से साउथ की ओर, यानी थंब किसके डायरेक्शन को बताएगा, नॉर्थ पोल की डायरेक्शन को। तो यदि हम ये कहें, यदि कोई सर्कुलर कॉइल है और सर्कुलर कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में अपीयर हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखो क्लॉक यूं चल रही है और उसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो देखो ये ऐसे यूं, थंब्स फिंगर्स को किधर रखें, करंट की डायरेक्शन में यूं, और थंब किधर है, आपकी तरफ है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, आपकी तरफ होगी। और मैग्नेटिक फील्ड कौन से पोल से निकलता है बाहर, नॉर्थ से, तो ये फ्रंट फेस है, ये कौन से पोल का काम करेगा, नॉर्थ पोल का। तो यानी कहने का मतलब जब सर्कुलर नॉर्थ पोल का काम करेगा, है ना, एंड करंट अपीयर्स, एंड, है ना, कॉइल एंड करंट अपीयर्स फ्लोइंग in anti-clockwise direction, then it behaves north pole, है ना, end of the coil, if the current appears flowing, the end in which current appears flowing in anti-clockwise direction, then it behaves north pole। ये आप सर्कुलर कॉइल की बात कर रहे हैं, सर्कुलर कॉइल की। अब ये सर्कुलर कॉइल जैसे ऐसे है, इसमें करंट यूं नहीं फ्लो कर रहा, क्लॉकवाइज में नहीं कर रहा, तो किधर, एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में कर रहा है यूं, है ना, यूं कर रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, उधर, और उधर है तो इसका मतलब नॉर्थ पोल उधर है, और नॉर्थ इधर है तो आपकी ओर कौन सा है, साउथ है। ये समझे। तो आप ये कह सकते हैं यदि इस डायरेक्शन में करंट, यदि करंट, मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन कौन सी लेनी है आपको, ये इस डायरेक्शन में यदि करंट है यूं आपकी ओर,
तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी ओर बनेगा और नॉर्थ पोल इधर होगा और उधर वाला कौन सा होगा, ये वाला साउथ। और इसमें आप इस तरह से करते हैं उल्टा यू, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, देखो फिंगर्स को किधर रखिए, करंट की डायरेक्शन में, और थंब किसकी डायरेक्शन को बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड उधर बन रहा है यानी ये वाला है वो नॉर्थ पोल है, तो आपकी साइड कौन सा पोल है, साउथ पोल है। तो इस केस में ये जो है ये कौन से पोल की तरह से बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरह से। थ्योरेटिकल में नहीं देखना आपको, केवल डायरेक्शन बताने के लिए था। यदि करंट, सिंपल सी बात है, करंट यूं फ्लो कर रहा है यूं, तो देखो फिंगर्स को यूं रखो करंट की डायरेक्शन में और थंब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड इसका किधर बनेगा, आपकी ओर, और करंट अपोजिट यूं फ्लो कर रहा है यूं, तो थंब फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रखिए और थंब किसकी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड उधर बनेगा, जिधर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा, लाइनें जा रही हैं, वो पोल कौन सा होता है, नॉर्थ, और उसके अपोजिट वाला कौन सा होता है, साउथ। तो इस तरह से हम इससे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करंट कैसे पता कर सकते हैं।